दिल्ली से चेन्नई तक का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा। हैदराबाद का डिस्टेंस 265 किलोमीटर कम होगा और यह हाईवे के कारण एक नए विकास की प्रक्रिया शुरू होगी। यह हाईवे में करीब 1100 किलोमीटर ये जो काम है, इसमें से करीब 73% काम पूरा हुआ है। तेलंगाना में गढ़वाल जिले से होकर आंध्र के कर्नूल तक पहुंचेगा और निश्चित रूप से यह हाईवे दक्षिण और उत्तर भारत को जोड़ेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण हाईवे है ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, सूर्यापेट से देवरापल्ली 221 किलोमीटर 8000 करोड़ का, जिसका 82% काम पूरा हुआ है। यह हैदराबाद विशाखापट्टनम कॉरिडोर का हिस्सा है। तेलंगाना में 6040 करोड़ रुपए की लागत से 164 किलोमीटर काम है। तेलंगाना में सूर्यापेट खम्मम जिले से होकर गुजरता है और हैदराबाद और विशाखापट्टनम की दूरी 56 किलोमीटर कम होगी। अभी 12 घंटे लगते हैं, अब यह प्रवास केवल 6 घंटे में होगा। नागपुर से विजयवाड़ा कॉरिडोर 565 किलोमीटर का है, 16,000 करोड़ का, 21% काम पूरा हुआ है। ये तेलंगाना के आसिफाबाद, मंचेरियल, भूपलपल्ली, हनुमनकोंडा, खम्मम से गुजरता है और नागपुर से विजयवाड़ा की दूरी 175 किलोमीटर कम होगी। ये 13 घंटे से घटकर 6 घंटे समय हो जाएगा। हैदराबाद से पणजी के लिए हम नया हाईवे बना रहे हैं, 563 किलोमीटर, 20,000 करोड़ का है। इसमें हैदराबाद गोवा की दूरी 50 किलोमीटर कम होगी और निश्चित रूप से कर्नाटक के रायचूर से कृष्णा नदी को पार करके ये तेलंगाना में प्रवेश करता है। ये महबूबनगर जिले से गुजरता जड़चेरला में NH-44 को जोड़ेगा और मुझे विश्वास है कि यह टूरिज्म के लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगा। मुझे बहुत खुशी है कि 6 लेनिंग जो है वो LB नगर टू मलकापुर सेक्शन, ये 545 करोड़ का काम है। 23 किलोमीटर से 75% पूरा हुआ है। सर्विस रोड, ड्रेन्स, फुटपाथ, VUPs, वाइडनिंग ऑफ माइनर ब्रिजेस, ये हैदराबाद शहर की यातायात को और भीड़ को कम करेगा। हैदराबाद की ट्रैफिक से बचकर सिग्नल की कनेक्टिविटी, उसमें 20 से 25 मिनट की कमी होगी। 6 लेन पुणे हैदराबाद NH-65 फ्रॉम संगारेड्डी टू मदीनागुड़ा, ये 1300 करोड़ रुपए का 30 किलोमीटर का काम है, 20% पूरा हुआ है। अनेक उद्योगों के लिए ये बहुत उपयोगी होगा। जहरीबाद में नीम नेशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए इससे बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर टू द अर्बन लिमिट ऑफ हैदराबाद भोपालपट्टनम सेक्शन, ये 627 करोड़ का है और इसका भी 46% प्रोग्रेस हुआ है। मुझे विश्वास है कि इससे भी निश्चित रूप से यादाद्री मंदिर जाने के लिए भक्तों के लिए जो परेशानी थी वो मुक्त हो जाएगी। मैं विशेष रूप से जो नए प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं उसकी घोषणा कर रहा हूँ। 4 लेनिंग ऑफ हैदराबाद से डिंडी सेक्शन NH-765 2800 करोड़, ये 3 महीने के अंदर हम इसका टेंडर निकालकर इसका काम शुरू करेंगे। NH-765 एकमात्र NH है जो श्रीशैलम मंदिर और भामरम्बा देवी मंदिर को जोड़ता है। वर्तमान में 2 लेन पेव शोल्डर है। अक्सर अपघात होते हैं और हैदराबाद से श्रीशैलम 4 लेन के बनने के बाद ये दूरी लगभग 6 घंटे से जो थी वो केवल 3 घंटे होगी। मल्लेला तीर्थम वाटरफॉल, नल्लमल्ला पहाड़ियों में जंगल सफारी, ये इनके लिए महत्वपूर्ण होगा। इस रोड में भगीरथी की पाइपलाइन आती है। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो भी काम जल्दी करा दीजिए। इसके साथ साथ 4 लेनिंग ऑफ हैदराबाद टुक्कुगुड़ा रोड, यह हैदराबाद के सिटी लिमिट की धनी आबादी जो है उस एरिया से गुजरता है और इसका चौड़ीकरण हम कर रहे हैं। ये हैदराबाद शहर को आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम से जोड़ेगा।
4 लेनिंग ऑफ हसनपुर से कादुर, ये बाईपास सेक्शन 508 करोड़ का है। यह ग्रीनफील्ड हैदराबाद पणजी इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। कर्नाटक के रायचूर शहर और जदचेरला से हैदराबाद के लिए प्रमुख कनेक्टिविटी होगी। इसके साथ साथ 4 लेनिंग ऑफ सिरिसिल्ला सिद्दीपेट दुदेड्डा NH 365B, ये 1200 करोड़ रुपए के रोड की मैं घोषणा कर रहा हूं, जो सूर्यापेट के पास से शुरू होगा, अरवापल्ली, जगाव, टुटेड़ा, सिद्दीपेट और सिरसिला होकर गुजरता जाएगा। सूर्यापेट से सिरसिला की दूरी जो आज 5 से 6 घंटे है, वो 2.5 से 3 घंटे हो जाएगी। 4 लेनिंग ऑफ खम्मम से वारंगल, ये 3,300 करोड़ रुपए का रोड है, 152 किलोमीटर। यह कॉरिडोर जगितियाल, करीमनगर, मंचेरियल और वारंगल के कस्बों के बीच प्रमुख संपर्क रूप में काम करेगा और खम्मम और विजयवाड़ा तक जाएगा। जगतियल से खम्मम तक पहुंचने के लिए आज 3.5-4 घंटे लगते हैं, वो 1.25-2 घंटे में ये प्रवास होगा। 4 लेनिंग ऑफ जदचेरला, कलवाकुर्थी, मल्लेपल्ली, हलिया, मिर्यालगुड़ा, कोदाड़, ये 3,200 करोड़ रुपए का 219 किलोमीटर रोड है। ये भी 5-6 महीने में शुरू होगा। ये सड़क जड़चेरला में NH 44 और सूर्यापेट में NH 65 को जोड़ेगी, जो तेलंगाना के जड़चेरला, कलवाकुर्थी, हलिया, मिर्यालगुड़ा और कोदाड़ को आंध्र प्रदेश से जोड़ती है। 4 लेन चौड़ीकरण से जदचेरला से विजयवाड़ा की यात्रा जो 6 घंटे है, वो 3.5 घंटे हो जाएगी। विशेष रूप से रिंग रोड के बारे में हमारे PWD मिनिस्टर ने अपनी बात रखी है। मैं 16,000 करोड़ का 162 किलोमीटर डेवलपमेंट फॉर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द हैदराबाद रीजनल रिंग रोड, इसकी घोषणा करता हूं और जल्दी ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस रोड के कार्य का शुभारंभ होगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूं। नरसापुर, तुपरान, गजवेल, जगदेवपुर, बोंगीर, चौटुपल, कवरिंग 4 डिस्ट्रिक्ट और यदाद्री, भूनगरी, मेदक, संगारेड्डी और सिद्दीपेट, इसमें हैदराबाद शहर की भीड़ को, यातायात को कम होने में मदद मिलेगी और औद्योगिक दृष्टि से भी इसका काम आएगा। जो आगे की रिंग बनने की बात है, उसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। जरूर इसके बारे में भी जो भी पॉजिटिविटी के साथ इसका अध्ययन करके हम निर्णय करेंगे। नागपुर से हैदराबाद सेक्शन 20,000 करोड़, 471 किलोमीटर, ये भी काम 6 महीने में शुरू हो जाएगा। यह वर्तमान में 4 लेन रोड है, ये 6 लेन हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा और मेरा विश्वास है कि ये भी निश्चित रूप से बहुत उपयोगी होगा। जो 9 घंटे की जो देरी लगती थी, वो 4.5 घंटे में हो जाएगा। विशेष रूप से 4 लेनिंग ऑफ गुदेबेल्लूर टू जदचेरला हैदराबाद पणजी कॉरिडोर में ये 3,000 करोड़ का रोड है। कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव गया है, वो मिलने के बाद इसके भी काम का शुरुआत होगी। हैदराबाद पणजी ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का हिस्सा है और 563 किलोमीटर बनने से करीब 50 किलोमीटर की दूरी कम होगी। मगनूर, मक्थल, मारिकल जैसे बस्तियों के लिए बाईपास बनाएंगे, जो यातायात को निश्चित रूप से कम करेगा। कर्नाटक के रायचूर शहर और जदचेरला के बीच प्रमुख कनेक्टिविटी होगी। जो महत्वपूर्ण रोड है, जिसके लिए किशन जी, हमारे कोमती जी मुझे बार बार मिलते हैं, और वो रोड है विजयवाड़ा टू हैदराबाद। मुझे आज खुशी हुई है कि ये 4 लेन रोड है। इसका 6 लेन का काम करने का हमने तय किया था। कुछ अड़चनें थी, वो सब अड़चनें रिजॉल्व हुई है और ये 10,000 करोड़ का रोड 3 महीने में इसके कार्य का शुभारंभ होगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। कुछ जो ब्लैक स्पॉट के पॉइंट आपने बताए थे, वो लगभग उसको भी शुरू करके उसके भी कार्य को हमने शुरुआत की है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं यहाँ गया था जब चुनाव में प्रचार के लिए आया था। कृष्णा नदी पर हम एक आइकॉनिक ब्रिज बना रहे हैं 1200 करोड़ रुपए का।
यह पुल तेलंगाना के सोमशिला के स्थित ललिता सोमेश्वर स्वामी मंदिर और आंध्र प्रदेश के संगमेश्वरम मंदिर के पास कृष्णा नदी को पार करता है। यह पुल श्रीशैलम जलाशय, नल्लमाला के जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस परियोजना से हैदराबाद, नंद्याल, तिरुपति, चेन्नई के बीच की दूरी 80 किलोमीटर कम होगी। हैदराबाद से तिरुपति जाने के लिए जो 9 घंटे लगते हैं वो 6.5 घंटे लगेंगे और प्रस्तावित 4 लेन पुल के तकनीकी रूप में अद्वितीय है। ये हाइब्रिड सस्पेंशन है, केबल स्टे स्ट्रक्चर है और 480 मीटर का स्पैन है। पुल का जो डिज़ाइन है उसकी प्रेरणा कीर्तिमुख से ली गई है। ऊपरी भाग दक्षिणों के मंदिरों के गोपुरम डिज़ाइन में है और पुल के मुख्य भाग के दोनों किनारों पर मध्य भाग में राज्य का प्रतीक चिन्ह दर्शाया गया है। सड़क के किनारे रैंप वॉकवे है, नीचे की ओर जाता है और वाहनों के डेक के नीचे स्थित है। वॉकवे के किनारे बैठने के लिए बेंच लगाए जाएंगे और इसमें कांच के फर्श वाले पैदल पुल है। यह नदी के ऊपर दुनिया का सबसे लंबा पैदल पुल है। कांच का पुल कृष्णा नदी के नीचे का दृश्य वहाँ से दिखेगा और ये कांच का पुल केवल अपने देश के नहीं तो दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करेगा। इस पैदल पुल के प्रवेश और निकास बिंदुओं को भी भव्य द्वार के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह संपूर्ण पैदल पुल प्रवेश रैंप सहित दिव्यांगजन अनुकूल है। व्हील चेयर की व्यवस्था भी की गई है और इस पूरे पुल पर स्पेशल लाइटिंग का रोशन किया जाएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तेलंगाना के इतिहास के जुड़ा हुआ एक लाइट एंड साउंड शो इस पुल पर रात को आने वाले पर्यटकों को देखने के लिए मिलेगा। इसका भी प्रयास मेरे तरफ से करूँगा। इसका स्पेशल डिज़ाइन हुआ है और मुझे खुशी है कि ये पुल केवल तेलंगाना के लिए नहीं, केवल देश के लिए नहीं तो दुनिया के लिए आकर्षण का बिंदु बनेगा। हमारे यहाँ से हम 2000 करोड़ रुपए का एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बना रहे हैं मनोहराबाद के पास, परकीबंदा और मेदक जिला में तेलंगाना में 100% लैंड एक्वायर्ड हुई है। जल्दी उसका काम शुरू करेंगे। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को बता रहा था कि अभी हवा में चलने वाली डबल डेकर बस, उसकी टेक्नोलॉजी हमने लाई है। अभी नागपुर में एक फ्लैश चार्जिंग बस शुरू की है। अभी उसका टेंडर अभी कल ही उसको सबमिट हुआ है। 135 सीटर एयर कंडीशन बस है, एग्जीक्यूटिव चेयर है। इस चेयर में हर स्टॉप पर बस खड़ी रहेगी, आधे मिनट में चार्ज होगी तो 40 किलोमीटर चलेगी। हर स्टॉप पर आधा मिनट में चार्जिंग होगा, फ्लैश चार्जिंग होगा, ऊपर से चार्जर आएगा और बस को चार्ज करेगा। इस बस में अल्पोपहार चाय पानी की भी व्यवस्था है। जैसे विमान में हवाई सुंदरी होती है एयर होस्टेस, इसमें बस होस्टेस भी होगी और इसका टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, शायद मैंने आपको ये डिज़ाइन बताया था, तो अभी पहला प्रोजेक्ट जैसे पूरा होता है तो हम जयपुर के लिए दिल्ली से जयपुर भी ये बना रहे हैं। मैं आपके रिंग रोड पर जहां आपको उचित लगे ये प्रयोग आप करिए। लोग अपने कार के बजाय इस बस का फ़ायदा उठाएंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे देश के विकास में हैदराबाद का विशेष रूप से योगदान है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी हमारा भविष्य है और स्वाभाविक रूप से इस शहर में जिस प्रकार से भविष्य की जो टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर नए नए उद्योग शुरू हो रहे हैं, स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, इन सब को अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। आज मैं हेलीकॉप्टर से ऊपर से देख रहा था कि धीरे धीरे शहर बड़ा कंजस्टेड हो रहा है। हमें अलग प्रकार का, मैं स्पेन में गया था, मैं आदरणीय राज्य सरकार के मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि स्पेन में मैंने देखा कि रोड के नीचे 3-3 हज़ार गाड़ियों के पार्किंग बनाया है सरकार। वहाँ ब्रिज नहीं है, अंदर टनल बनाई हुई है। और आने वाले समय में बंगलोर के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री मुझे मिले थे, वो 50,000 करोड़ रुपए के बंगलोर के अंदर के
रोड का प्रोजेक्ट देकर मुझे गए, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। अभी हमने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया, एक ही पिलर पर नीचे में रोड है, ऊपर में फ्लाईओवर है, उसके ऊपर में फ्लाईओवर है, उसके ऊपर में रोड है। अब डबल डेकर फ्लाईओवर भी हैदराबाद में बनने चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, इसमें हमने अभी मलेशिया से नई टेक्नोलॉजी लाई है, जिसके कारण ब्रिजेस के बीच में दो पियर का जो डिस्टेंस है वो केवल 30 मीटर रहता था, अब हम 120 मीटर तक जाकर 20% कॉस्ट भी कम कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर का जो बीम है वो हम स्टील फाइबर में कास्ट करते हैं। अभी हमने NHI में मिनिस्ट्री में निर्णय किया है कि इसके बाद पूरी ड्रेनेज और सब चीज़ें, रोड को छोड़कर सभी बातें ये प्रीकास्ट के होगी, और जो क्रॉसिंग है उसमें 3 फीट की प्रीकास्ट की दीवार होगी, ताकि कोई छलांग मार के कूद कर नहीं आ पाएगा। हमारे देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, करीब 1,80,000 मौतें होती है, और 18 से करीब 35 एज ग्रुप में कम से कम 66% लोगों की मृत्यु होती है। आज कोई कोविड में, कोई दंगों में, कोई लड़ाई में जितने लोग नहीं मरते, उतने रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। मैं आदरणीय PWD मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से प्रार्थना करूंगा कि हमें लोगों की जान बचानी चाहिए। हमारी कुछ कमियां होगी, रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसमें हम लगातार सुधार कर रहे हैं। अभी हमने भारत NCAP का स्टार रेटिंग लाया है, जिसके कारण हमारे छोटे इकोनॉमिक मॉडल में भी 6 एयरबैग्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम लाया है। ट्रक वालों की केबिन हमने एयर कंडीशन मैंडेटरी की है। अब CNG और इलेक्ट्रिक के ट्रैक्टर आने वाले हैं। लगातार हमने टेक्नोलॉजी के साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बदला है। मुझे खुशी है कि मैं पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज से मुंबई के समुद्र में उतरा हूँ। हम लोग ये भी है, मैं आपके ऊपर से बहुत तालाब देख रहा था, क्यों नहीं MPBS सी प्लेन की ट्रांसपोर्ट सर्विस आप चालू करिए, ताकि पानी पे हवाई जहाज उतरेगा तो उसके कारण भी ऊपर के ऊपर लोग आएंगे और जा सकेंगे। दुनिया बदल रही है, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी का ये मिशन है कि हम हिंदुस्तान को वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, और इतना ही नहीं तो विशेष रूप से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, आखिरी में एक निवेदन करूँगा कि मैं किसान हूँ, 4 चीनी मिलें चलाता हूँ। इथेनॉल को इस देश में शुरू करने के लिए शुरुआत के काल में मैंने बहुत प्रयास किए। अब मैं इथेनॉल के फ्लेक्स इंजन के गाड़ी में घूमता हूँ, हाइड्रोजन के गाड़ी में घूमता हूँ, इलेक्ट्रिक की गाड़ी हमने देश में लाई, इलेक्ट्रिक की स्कूटर, इलेक्ट्रिक की कार, इलेक्ट्रिक की ट्रक, इलेक्ट्रिक की बस आई है। हम 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, और इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, यही हमारी नीति है। आपके ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी आप डीजल पेट्रोल का उपयोग कम से कम खत्म करने की कोशिश करिए, यही अनुरोध करता हूँ। और मैं किसान होने के नाते गौरव के साथ ये कह सकता हूँ कि हमारा किसान अब केवल अन्नदाता नहीं है, वो ऊर्जादाता बन गया है। ऊर्जादाता नहीं है तो ईंधन दाता बन गया है, ईंधन दाता नहीं तो हाइड्रोजन दाता बन गया है। और आपका जो राइस स्ट्रॉ होता है परेली, उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बिटुमिन और 78,000 टन बायो एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन भी हम तैयार कर रहे हैं। वो दिन अब दूर नहीं है कि किसान हवाई ईंधन भी तैयार करेंगे। और जो बिटुमिन निकलता है कि हमारे राइस स्ट्रॉ से जो CNG तैयार करते हैं, उससे लिग्नेंट निकलता है। उसका हमने रोड बनाया नेशनल हाईवे में, नागपुर से जबलपुर में। उसमें 15% यूज रबर टायर की पाउडर डाली, 7% प्लास्टिक डाला, और किसानों ने बायोमास से तैयार किया हुआ लिग्नेंट डाला, बिटुमिन डाला। और जब सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफाई किया कि पेट्रोलियम बिटुमिन से भी ये 50% ज़्यादा अच्छा है, क्यों नहीं हमारे किसान डांबर तैयार करें।
और इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमें देश को बदलना है। और जब तेलंगाना बदलेगा तो देश बदलेगा। हमें राज्यों को साथ में लेकर देश का विकास करना होगा। देश की प्रगति और विकास करने के साथ साथ गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना होगा। केवल स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज भी बनाने होंगे। और मेरा विश्वास है कि इसलिए फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बंगलौर और हैदराबाद ऐसी दो नॉलेज सिटी है कि जहां के यंग टैलेंटेड इंजीनियर्स इनोवेशन के साथ, स्टार्टअप के साथ नए नए प्रयोग कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में देश के विकास में तेलंगाना और हैदराबाद की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस विकास में भारत सरकार पूरी ताकत और शक्ति के साथ आपके विकास के लिए पूरा सहयोग करेगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूं। और अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, नमस्कार।